हेलो एंड वेलकम टू ऑल। लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करने हैं। चलो सबसे पहले जो न्यूज़ है हमारी इंपॉर्टेंट उसे डिस्कस करते हैं, क्या कुछ एडिटोरियल में है। एंड देखो, जो न्यूज़ है हमें डिस्कस करनी है उसमें ना यूपी से संबंधित जो न्यूज़ है वो हमें डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो थंबनेल पे आर्टिकल इसे डिस्कस करते हैं। तो यूपी में जो सरकारी मदरसे चल रहे हैं उस पे जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि ये जो मदरसे चल रही ये असंवैधानिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे असंवैधानिक है तो किस ग्राउंड पे है। देखो, मदरसा क्या होता है? मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान होता है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं वहाँ पे उनको एजुकेशन दिलवाया जाता है। जो उनको दीनी तालीम होती है, मैंने जो धर्म से रिगार्डिंग जो तालीम, जो उनको नॉलेज होता है वो दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे है कि मॉडर्न एजुकेशन थोड़ा सा जो है वो गैप हो जाता है। तो एक जो है लूप होल है। ऐसे तो जो दीन की तालीम है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, जो भी जिसका दीन हो, जो भी जिसका धर्म हो। तो लेकिन देखो यहाँ पे है क्या ना, कि यहाँ पे ये बच्चे सफ़र कर जाते हैं। तो ये मॉडर्न ज़माने की एक प्रॉब्लम तो है हर इस्लामिक कंट्री में, जहाँ पे मदरसे में इस तरह की पढ़ाई हो रही है। जहाँ में मदरसे मॉडर्न है उनकी तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे जैसे अब देखो अरेबियाज़ वगैरह है, सऊदी अरेबिया या अलग जो कंट्री है, वहाँ पे उन लोगों को इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो मदरसा बहुत हाईटेक होता है। और जो दीन की तालीम है वो उतना भी नेसेसरी नहीं होता है कि आप हर कुछ को छोड़ दें। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग होता है और मेजोरिटी ऑफ जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है वो इससे सफ़र करते हैं। देखो पूरा मामला क्या है, देखो इलाहाबाद की जो कोर्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2004 का जो एजुकेशन एक्ट है इसे संविधान असंवैधानिक करार किया है। कहा है कि जो 2004 का एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिट नहीं बैठता है। और ये राज्य सरकार जो मदरसे पढ़ रहे हैं बच्चे राज्य सरकार के अंदर, तो उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 14 के बच्चे हैं वो, मैंने जो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, तो उसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाध्य है स्टूडेंट को नॉलेज देने में, उसके लिए फंड देने में, स्कूल इस्टेब्लिश करने में। लेकिन वैसा ही स्कूल और फंड देने का क्या मतलब होगा जो उसकी फ्यूचर की काम की नहीं हो। तो जो पिटिशनर है, ठीक है, अंशुमन सिंह राठौर, ये और इनके साथ अन्य 5 व्यक्ति जो थे वो मिलकर के याचिका किए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो खंडपीठ है, खंडपीठ नहीं बेसिकली जो इलाहाबाद कोर्ट है उनका ही फैसला आया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो 2004 का नियम है वो तो बिल्कुल भी इस मैटर में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब 2004 का नियम ही गलत है और मदरसे को तत्काल प्रभाव से बंद करने की बात कही है। देखो, इससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान किया गया कि उनको जो है समायोजित किया जाए जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है। मतलब प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी कोर्ट ने ही बताया है। अब करना कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इसके खिलाफ तो जो मदरसा के बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हैं, कुछ जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं हाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है। जो खिलाफ है वो क्यों है, और जो बोल रहे अच्छा हुआ तो वो क्यों बोल रहे अच्छा हुआ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर हम आज की बात करें कि क्यों कोर्ट ने इतना बड़ा कदम लिया है, तो देखो ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। देखो, कानून बहुत गलत गलत तरीके से धर्मनिरपेक्षता का जो कानून है हमारा, जो माने सभी धर्म जो है उनके प्रति जो केंद्र है राज्य सरकार है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, बट जो मदरसा में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। समझ गए? तो ये एक तरह से कहें तो फेवर में ही पिटीशन डाला गया था। अब अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मदरसे में बहुत ओल्ड टाइप्स का जो एजुकेशन चल रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जबकि गवर्नमेंट इसमें फंड देती है तो बिल्कुल ही इसको ठीक करना चाहिए। तो इस तरह की बातें देखो, अगर अभी हम बात करें सिर्फ यूपी में, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने 16,512 मदरसे जो हैं अभी ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, चल रहे हैं। 560 ऐसे हैं जिनमें सरकार अनुदान देती है और 8,500 ऐसे हैं या उससे ज़्यादा जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जो कुछ तो चल रहे हैं सरकार के नज़र में चल रहे हैं, सरकार के हेल्प से चल रहे हैं, लेकिन जो गैर कानूनी चल रहे हैं उनमें ठीक से काम नहीं हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो बोर्ड है, यानी कि जो चेयरमैन है मदरसा के, वो इस कोर्ट के फैसले से अगर हम देखें तो वो उन्होंने कहा है कि देखो 20 साल के बाद कानून को असंवैधानिक करार कर दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई गड़बड़ी हुई हो। तो ये इनके जो वकील हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे, मतलब हाई कोर्ट जाएँगे।
लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग-अलग जो मौलाना मौलवीज़ हैं, उनका कहना है कि देखो कोर्ट का फ़ैसला आश्चर्यचकित करता है। अब देखो कैसे आश्चर्यचकित करता है ये डिफरेंट मैटर है, क्योंकि मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जैसा कि जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि ये जाएँगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब मैटर क्या है, 2004 का एक्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट है मदरसे को, पर मदरसे के जो बच्चे निकल रहे हैं, उनका फ्यूचर कुछ है नहीं। वहाँ पे जो स्कूल हो रहा है वो अच्छे मॉडर्न एजुकेशन पे नहीं चल रहा है। तो जो पिटिशनर है उनका कहना है कि ये स्कूल एजुकेशन जो दे रहे हैं आप दीजिए, प्लस इसके साथ-साथ क्या कीजिए आप फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए दीजिए एजुकेशन। तो इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है और यही जो है जजमेंट में भी आया है। और जो कोर्ट का फैसला है चैलेंज भी करने की बात हो रही है। इसके कारण देखो तत्काल प्रभाव से 13,000 मदरसे जो हैं, ऐसा मालूम चल रहा है कि रिपोर्ट कह रही है कि 13,000 मदरसे में गड़बड़ी चल रही है, गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। और इसकी जांच पूरी करने के लिए मतलब इसके लिए एक एसआईटी कमेटी बैठाई गई थी और ये जांच पूरी हो गई, जिससे ये मालूम चला कि जो नेपाल की सीमा है और जो हमारे मतलब नेबर कंट्री है, वहाँ पे बहुत इल्लीगल एक्टिविटीज़ मदरसों के कारण चल रही थी, आतंकवादी गतिविधियों में इन मदरसों की इन्वॉल्वमेंट है। 2019 में भी जो मदरसे की कार्यप्रणाली है, उनके ऊपर संदेह किया गया और उसके बाद एक बड़ी जो है मतलब एक पीठ का एक गठन किया गया जो कि ये जांच कर सके कि जो शिक्षा हो रही है, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। समझ गए? तो इस तरीके से तो चूँकि इसलिए ये विवाद में है, क्योंकि पहले ही बहुत सारी एसआईटी बैठ चुकी है जो ये देख रही है कि जो मदरसे हैं इनका कहीं कनेक्शन आतंकवादी गतिविधियों से तो नहीं है, एंटी इंडिया या एजुकेशन सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि जो भारत के बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको बहकाने की कोशिश की जा रही, तो इसलिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर धर्म के आधार पर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे देश के अंदर इतने सारे लोग पढ़ते हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, तो सबका अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ साथ सबको मॉडर्न एजुकेशन भी देना चाहिए। तो इसको मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो आगे क्या होता है। और दूसरा हम बात करेंगे जो हमारी न्यूज़ है रशिया से संबंधित आईसिस जो है, आईसिस के यानी कि आईसिस खुरासान। ये खुरासान क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जिन्होंने अटैक किया है, ये जो आईसिस ग्रुप है यही मॉस्को पे अटैक किए, काफ़ी सारे लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। तो अब देखो 2014 में ना इसका जन्म हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर हम कहें ईस्टर्न एरिया में। और खुरासान वो हैं जो खलीफेट के रूल को लागू करवाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। खलीफेट जो धर्मगुरु है, रिलीजियस धर्मगुरु यानी कि मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफेट है वो उन्होंने पोजीशन को संभाला था और अंग्रेज़ों के समय में टर्की में जो है इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। तो जो कुछ सोच है इस तरह की कि खलीफेट को फिर से रीइंस्टेट किया जाए, तो इसके कारण अलग-अलग जो है ग्रुपिंग बनी हुई है और इसमें हम देखेंगे तहरीक-ए-तालिबान जो टीटीपी है, राइट? और इसके जो लीडर हैं अबू बकर अल-बगदादी, इसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था इस ग्रुप को, आईसिस के लीडर। और देखो बाद में हम देखेंगे ना कि इस ग्रुप की जो मेंबर्स है वो 2018 के बाद से डिक्लाइन होने लगी। क्यों डिक्लाइन होने लगी? देखो अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूएस ने तालिबान को और जो अलग ग्रुप्स हैं इनके अलग-अलग रीजन में, वहाँ पे बहुत सारे अटैक किए जिसके कारण इनकी संख्या धीरे-धीरे घटनी शुरू हो गई। स्पेसिफिकली सीरिया की अगर हम बात करें। देखो ये जो ग्रुप है ये बहुत हाई प्रोफाइल अटैक करता है, मतलब छोटे-मोटे अटैक नहीं करता है, जैसे कि 2021 में एयरपोर्ट पे अटैक किया था यूएस में अगर हम देखेंगे। उसके बाद फिर जिसमें 13 ट्रूप्स मारे गए थे, 175 अफ़गानी लोग की जान चली गई थी। 2022 में इसने जो है रशिया की एम्बेसी में ही काबुल के अंदर बम ब्लास्ट किया था, सुसाइडिंग बम हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे लगातार 2 बम यहाँ पे हम देखेंगे 2024 में फटे हैं, आपके ईरान में, कैमरान में, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जो है डेथ हो गई। उसके बाद हम देखेंगे ईरान में, आपको याद होगा ना कि जो कासिम सुलेमानी के टाइम पे उसकी जो डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, उस टाइम पे बम्बिंग हुई थी, तो उसी बम्बिंग की बात हो रही है। उसके बाद देखो आईसिस के जो है वो वेस्टर्न यूएस के रीजन्स में, अफ़गान के रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वहाँ पे बहुत मतलब कैजुअलिटी क्रिएट करते रहता है लगातार। रसिया में अटैक करने के पीछे क्या कारण है? देखो रसिया जो है ना इन्वॉल्व रहा है अफ़गानिस्तान में, ईरान में। और पुतिन हमेशा ही अपने देश के अंदर यानी रशिया के अंदर ऐसे काम करते रहे जो वेस्टर्न वर्ल्ड को या जो
गल्फ नेशन है या अदर जो ग्रुप्स हैं, मुस्लिम ग्रुप है, उनको लगता है कि रशिया या पुतिन जो है वो एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, हर कंट्री का अपना एक ना सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न होता है। तो जो बाहर के लोग होते हैं या जो बाहर से आए होते हैं या किसी बाहरी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जो देश में इलीगल चीज़ें लगती हैं या देश की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होता है, तो कोई भी देश उसके लिए एक्टिव कानून बना लेता है। फॉर एग्जांपल कि आप सऊदी अरेबिया में बीइंग अ हिंदू या बीइंग या कोई भी रिलीजन आपका है, आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को सार्वजनिक रूप से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी कल्चर को आपको देखना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही सबके लिए लागू होता है। मतलब आप करो तो वाह वाह और दूसरा कोई करे तो फिर ये खराब लगेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इसलिए पुतिन टारगेट में है। और देखो एक ना ग्रुप है वेस्टर्न वाशिंगटन डीसी के अंदर यूएस में, और तो उसके हिसाब से जो रीटर है उसका कहना है कि ये ग्रुप का नाम है कॉलिन कर्क ऑफ द सुफान। तो ये रिसर्च ग्रुप है जो कि रशिया के अंदर स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए किस तरह की चीज़ें होती है उसको देखती है ये। तो इसके हिसाब से रूटर का कहना है कि जो रशिया है या पुतिन है वो मुस्लिम के लगभग अपोजिट दिखाई देते हैं। इस कारण से ये घटना घटी है ना। दूसरी हम बात करेंगे कि जो सीरिया में ऑपरेशन चले, अफगानिस्तान में ऑपरेशन चले या तालिबान के खिलाफ कहीं भी ऑपरेशन चला, फ्रंट में तो आपको दिखाई दे रहा है यूएस से, लेकिन उससे पहले वहां पे रशिया जाके ऑपरेशन कर चुका होता है। अफगानिस्तान में रशिया निकला, उसके बाद ही यूएस पहुंचा। सीरिया में भी रशिया निकला, फिर उसके बाद यूएस पहुंचा। तो इस तरीके से कई सारी जो चीजें हैं उसमें रशिया एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो इसके कारण जो लोग हैं वो काफी ज्यादा स्पेसिफिकली पुतिन को टारगेट करते हैं। और देखो नाउ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो पुतिन है वो इसका ये पूरा मैटर यूक्रेन के माथे पर डाल रहा है कि यूक्रेन के द्वारा ऐसा करवाया गया। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित है। देखो काफी ज्यादा हुआ एंड क्राइम मच रहा है। राइटर का कहना क्या है मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में। पूरा आर्टिकल पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखो जो यूएस जो अरविंद केजरीवाल है इनकी जो गिरफ्तारी हुई है तो वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 दिन की हिरासत भी मिली है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि जो लोग हैं वो करना क्या चाह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर है वो करना क्या चाह रहे हैं। देखो पूरा आर्टिकल इसी बात पर डिपेंड करता है कि ना इलेक्शन जो है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी चल रहा था, ठीक है। अपोजिशन में राहुल गांधी इज द लीडर, बट राइट नाउ आम आदमी पार्टी जो ये गिरफ्तारी हुई है उसको भी बहुत सेलिब्रेट करी, बहुत इंथुजियाज्म लेवल से। और जो अपोजिशन का एक ग्रेट लीडर है वो अब केजरीवाल को बनाना चाहती है, और केजरीवाल ऐसा दिखाई भी दे रहे हैं ताकि जनता का समर्थन मिले। और मतलब मोदी वर्सेस कोई और हो ही नहीं सकता है, मोदी वर्सेस केजरीवाल हो सकता है। तो इस तरीके से एक तरह से मुझे लगता है थ्रेटनिंग है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज अपोजिशन का लीडर जो है वो जनता भी यही समझेगी कि मोदी वर्सेस केजरीवाल ही हो सकते हैं, मोदी वर्सेस राहुल गांधी में तो कोई दम है ही नहीं। समझ गए? तो ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूंकि चुनाव का समय है और चुनाव में ये सब चीज़ें होती रहती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना 24 मार्च यानी कि आज ये है ट्यूबरकुलोसिस डे। और ट्यूबरकुलोसिस डे के टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने जो है मैसेज डिलीवर किया है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के। और ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेट हो रहा है 24 मार्च, और इनका एम है अवेयरनेस फैलाना ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के। और जो कि भारत का टारगेट भी है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटेल से ट्यूबरकुलोसिस होता है क्या। देखो ट्यूबरकुलोसिस में आजकल तो देखो टीबी तो है ही, लेकिन टीबी टीबी का जो एक्सटेंडेड वर्जन जो है एमटीबी वो ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो ये जो टीबी है ना, इसे ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसे ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स चल रहे हैं वो हम देखेंगे। चलो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। देखो ये हमारे जीएस पेपर 2 का भी है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम लोग बहुत सारी इसमें योजनाओं को भी देखेंगे और गवर्नमेंट का एम भी देखेंगे। बाई 2025 गवर्नमेंट को ख़त्म करना ट्यूबरकुलोसिस। डब्ल्यूएच का क्या रिपोर्ट है 2022 का, और निक्षय पोर्टल क्या है, और डीबीटी योजना क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो 24 तारीख यानी कि आज अवेयरनेस डे के तौर पे टीबी को मनाया जा रहा है। 2025 में टीबी ख़त्म करने की जो टारगेट है हमारी भारत की है। और देखो इस तरह से हम बात करेंगे कि 2030 जो है ना टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट जो है वो डब्ल्यूएचओ का है। तो भारत का जो है 25 है, और ग्लोबली टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट 2030 है।
टीबी जो है इसका अगर हम बात करें तो थीम क्या है, तो वी कैन एंड टीबी 2023 का था। ना इसके बाद हम देखेंगे टीबी को खोजा किसने है, तो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि 1882 में डॉक्टर जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने अनाउंस किया कि माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेथ का कारण है, और इसकी इन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद हम देखेंगे, अगर आज के टाइम पे डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखो तो 2020 से पहले टीबी से मौतें वर्ल्ड में कम हो रही थी, लगभग ऐसे 4,000 5,000 ऐसे मौत हो रही थी। लेकिन इंस्टेंट यहाँ पे देखा जा रहा है कि टीबी के जस्ट बाद 2020 के बाद जो लगभग मौतें हो चुकी हैं अभी तक, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वो मतलब आप समझ रहे हो, लगभग करोड़ पहुंचने वाली है जो डेथ है, वो लगभग करोड़ों की पहुंचने वाली है पूरे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का लगभग जितने भी डेथ हो रहे हैं, जितने ही वर्ल्ड पॉपुलेशन में जितने भी डेथ हो रहे हैं, उसका अकेले 28% टीबी से ही डेथ हो रहा है। तो टीबी के बारे में लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। देखो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो प्रॉब्लम है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, लिम्स को हो सकता है, या आपके स्पाइन को, ब्रेन को, कहीं भी हो सकता है, लंग्स में हो सकता है। होता क्या है, देखो ट्रांसमिशन होता है क्लोजली, अगर कांटेक्ट में है आप किसी भी ऐसे पर्सन के जिनको टीबी हुआ है, तो ये स्प्रेड कर जाता है ना। उसके बाद ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी होता है, मतलब ये हवा में भी कम्युनिकेट होने से ये हो जाता है, मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है अगर हम कहें तो चलेगा। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एयर से भी ये फैलता है, पानी से भी ये फैलता है, टच से नहीं फैलता है एज सच, बट ऐसे फैलता है। और जो पुअर वेंटिलेशन होता है, मतलब कहाँ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सैनिटेशन का ध्यान नहीं होता, वहाँ पे ही ज़्यादा डेंसली फैलता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखो ब्लड आते हैं, ठीक है, जो आपके माने कफ में खांसी होती है, कफ में ब्लड आएंगे, चेस्ट पेन होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, और नाइट में ना पसीना आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रीटमेंट में देखो ऐसे तो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ अलग है ना, डॉट्स की दवाइयाँ चलती हैं पूरी तरह से। अलग अलग देश में टीबी के लिए अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, टीबी के अलग अलग दवाइयाँ चलती हैं। तो देखो ऐसे स्टैंडर्ड 6 महीने और जो है 4 महीने का एक तरह से कोर्स चलाया जाता है, ड्रग दिया जाता है रेगुलर मैनर में, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। इसमें रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एंटी टीबी मेडिसिन भी अवेलेबल होता है। एंटी टीबी मेडिसिन जो यूज़ करते हैं उससे टीबी से बचने के लिए प्रिवेंटिव तरीके से मतलब यूज़ होता है ये। लेकिन देखो इसके रिpercussions भी बैड मिलते हैं। कभी-कभी होता क्या है कि जिसको भी टीबी हुआ है, वो दवाई कर रहा है अपना, और मान लो बीच में गैप हो गया, फिर वो दोबारा स्टार्ट कर रहा है। तो जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये टीबी का नया फॉर्म बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एमडीआर टीबी, दैट इज़ अ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा बात करें, इसके अलावा एमडीआर के बाद एक्सडीआर टीबी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब ये तो और मतलब ड्रग रेसिस्टेंट होता है, मैंने कुछ भी मेडिसिन दो ये आगे और बढ़ता ही जाता है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये एक देख सकते हो अभी रिसेंटली जो है ना, दो इम्पॉर्टेंट टीबी के लिए ड्रग खोजी गई थी, जिसमें एक जो है बेडाक्लीन इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसका भी यूज़ किया जाता है इसमें एक्सडीआर टीबी में, एमडीआर टीबी में। तो एक इम्पॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें टीबी को कॉम्बैट करने के लिए, तो बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे चलाई जा रही है, जैसे कि ग्लोबल फंड दिया जा रहा है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी की जाती है, और भारत सरकार के द्वारा एनएसपी यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इस्टेब्लिश की गई थी 2017 से 25 तक, जिसमें निक्षय पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें आप अपना मतलब आप रजिस्टर कर सकते हो, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, और आपका जो सारा ट्रीटमेंट है वहाँ पे रिकॉर्ड भी होगा, आपको उस हिसाब से फंडिंग भी मिलेगी, 500 रुपया जो है मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसके माध्यम से निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण अभियान यानी जिसे कहते हैं, उसके तहत जो पेशेंट है उसको 500 रुपये मिलेगा भी। और उसके बाद हम देखेंगे जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 25 आया था, इसमें निक्षय इकोसिस्टम स्टैब्लिश किया गया था, जिसके तहत निक्षय पोषण योजना आती है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चलाया गया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा 3 फेज पे स्पेसिफिकली माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से जो ग्रसित लोग हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर